खबर में खुश आमदीद मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, ये फॉरेन फंडिंग केस जो है अब इस पर अपोजिशन बहुत सियासत कर रही है। इसका क्या नतीजा निकलेगा इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रॉडशीट केस क्या और मज़ीद खुलता जा रहा है, परत दर परत खुलता जा रहा है। हम एहतसाब करना चाह रहे हैं ये सारा सेटअप एहतसाब से बचने के लिए, इस पर भी बात होगी। और गुज़श्ता 6 माह में लिया गया रिकॉर्ड कर्जा किधर गया और क्यों हम जो है अभी तक कर्जे की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, और फिर जो बाइडन की सदारत में पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना होगा। बड़ी साहब अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ इत्तेज़ाज़ अहसन साहब भी होंगे, मगर ये जो फॉरेन फंडिंग केस है मुझे यूँ नहीं लगता कि स्टाम एंड टी का चाय की प्याली में तूफान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कैसम नहीं, चाय में पहले तूफान एक फ़राड तो है, एक धोखाधड़ी तो हुई है। इसमें मुख्तलिफ माहिरीन, अब इत्तेज़ाज़ साहब आ रहे हैं, वो एक सनद रखते हैं। फॉरेन फंडिंग हुई है तो उसका पता चलना चाहिए किसको किया, किसने किया। अगर वो प्याली में तूफान है तो इलेक्शन कमीशन 6 साल से उसको क्यों गले में तोक लगा कर ढोल बजा रहा है? उसका फैसला कर देता भाई इसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर बिल्कुल ही माइनर केस है तो इसका मतलब है ना इलेक्शन कमीशन नहलों का उस्ताद है कि वो 6 माह में एक मामूली से 6 साल में फैसला नहीं कर सका। कई सब गुजारिश ये है कि बदकिस्मती है, हुकूमतें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी का ज़्यादती वैसे ही रहती है। आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें कोई सच नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अरबों रुपए लूटे हैं। कोई हकीकत नहीं, झूठ नहीं है, मुझे नहीं कोई डाउट किसने लूटे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, मगर कोई पकड़ना नहीं चाहता नहीं। लेकिन आज भी वो सिलसिला जारी है। जो ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब में लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। मैं माफी चाहता हूँ, इत्तेज़ाज़ हसन हमारे साथ है। इत्तेज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। इत्तेज़ाज़ हसन साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? अभी लाइन मुनक़ता हो गई है तो उसके बाद दोबारा हम उनसे रब्ता करते हैं। बड़ी साहब आप बात जारी। कादी साहब, मैंने अपनी मैं पिछले कोई 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ करप्शन में कितनी कमी हुई है ज़्यादा। यार पंजाब तो करप्शन का कब्रिस्तान बना दिया गया। 90% ग्रेड 21 और 22 के लोगों को मिलते नहीं। किसी को आम आदमी की दाद रसी का तस्वुर नहीं है। आप किसी गरीब आदमी को भेजें कि जहाँ अफसर कह देंगे जी पिछले 1.5 सालों से कोरोना है, कमीशन वैसे ही चल रही है। हमें तो नून लीग रहे तो अवाम का वही हाल, पीपल्स पार्टी है तो वही हाल, मुशर्रफ रहे तो वही हाल, इमरान खान साहब की हुकूमत है तो वही हाल। ब्रॉडशीट हो या इत्तेज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेज़ाज़ साहब, जब आप लाइन पे आते हैं तो लाइन आपसे शुरू हो जाती है और हमारी गुफ्तगू बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल। अच्छा मोहतरम, ये बताएं, ये फॉरेन फंडिंग केस में तूफान आया हुआ है, ये कानूनी हैसियत इसकी क्या है? आप क्या समझते हैं ये किस तरफ लेके जाएगा सियासी जमातों को? मैं आपको मुख्तसर अर्ज कर दूं इस पे। तो मुख्तसर इसके 2 पहलू हैं। एक है एक पार्टी जो फॉरेन एडेड है, जिसका वजूद ही इस पे है कि उसको किसी बाहर की ताकत ने खड़ा किया है और वो उसके हवाले से या उसके मसलक को या उसके प्रोग्राम को या उसके नजरिए को, जो कि फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन एंटिटी है या फॉरेन नेशनल्स है, वो चलती उस पे है। वो फॉरेन एडेड पार्टी को डिसॉल्व करना इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और वो आइन उसको डील करता है। एक है फॉरेन फंडेड पार्टी। फॉरेन फंडेड पार्टी में 2 किस्म के फॉरेन फंडेड फंड्स हैं। एक है जो पाकिस्तानी निजात के शहरी देते हैं, जिनको नाइकॉप मिल गया। वो फॉरेन नेशनल है पर उनको नाइकॉप है। ये कानून में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 में। वो भी फंड दे सकते हैं और उसके कोई सवाल नहीं होगा। एक है जो बिल्कुल फॉरेन नेशनल है, जो नाइकॉप नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तानी था, कभी पाकिस्तान में दिलचस्पी रखता है, गुजरात की सियासत में दिलचस्पी रखता है, पर 30 साल पहले वो चला गया था नॉर्वे या किसी और मुल्क में और वहाँ की नेशनलिटी ले ली थी उसने। हाँ, पाकिस्तान की भी नेशनलिटी अगर उसने नेशनलिटी ले ली थी और वो मुल्क डुअल नेशनलिटी की इजाजत नहीं देता, तो वो अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है।
वो ममनुआ फंडिंग है। उस ममनुआ फंडिंग पे कोई पार्टी डिसॉल्व नहीं की जा सकती, चाहे इजरायली या इंडियन ने $5,000 डाल दिए हों, उस पे नहीं किया जा सकता। वजह मैं आपको बताऊं, एक बुनियादी वजह है, अगर आपको $5,000 किसी पार्टी को किसी ने दे दिए हैं और उस पर आप पार्टी को डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टी को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इस तरह तो फिर मोदी जिस पार्टी को चाहे उसको $10,000 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करे, उनको 2 महीने बाद पता लगेगा वो आ गया है, जब वो तख्मीना लेके बैठे और वो स्टेटमेंट्स लेके बैठे, या वो उस वक्त जब उन्होंने फाइल करना है इलेक्शन कमीशन के, उस वक्त पता लगे 6 महीने बाद कि ये आया है इजरायली या इंडियन कंट्रीब्यूशन, तो उससे डिसॉल्व नहीं होगी पार्टी। वो जो रकम प्रोहिबिटेड फंडिंग में आई है वो सेक्शन 160 है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, वो जब्त बस सरकार हो सकता है वो पैसा। अच्छा इत्तेदार साहब, आपने बड़े बेहतर अंदाज में बताया। कुछ लोग इसको कह रहे थे कि शायद खत्म भी हो जाए, लेकिन आपने इसकी 3 कैटेगरियां बताई। अगर ये केस इतना ही सिंपल है जैसे आप फरमा रहे हैं, यकीनन सच होगा, तो इलेक्शन कमीशन 6 साल से इसका फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? इसमें क्या कोई बदनीति है ताकतवरों की, या इलेक्शन कमीशन में इतनी अहलियत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, गौर नहीं करते, सोचे बयान दे देते हैं, असेंबली डिसॉल्व, ये पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। एक साहब है बड़े मोतबर कानूनदान, वो हर चैनल पे, कोई 4 चैनलों पे आए हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पर वो यही कहते हैं कि जी अगर कोई $100 $300 भी निकल आए कंट्रीब्यूशन किसी की, तो वो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टी डिसॉल्व करना आसान काम नहीं है भाई साहब। आर्टिकल 17 के तहत फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्टी बनाना। नवाज शरीफ का फैसला है, इस पे बीबी की शहीद का फैसला है। नवाज शरीफ का 1993 का है, बीबी शहीद का फैसला है 1988 का, जब सिंबल और ये अदालत के पास हम गए थे, मैं गया था सुप्रीम कोर्ट में, कि ये पार्टी ने सिलेक्शन नहीं करा सकते, पार्टी का हक है कि वो पार्टिसिपेट करे और सिंबल भी ले। तो 1988 की इलेक्शन से पहले हमने वो पार्टी वाला रिस्टोर कराया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। और अब इसमें हाल ही में ये इसका फैसला आया, वो हनीफ अब्बासी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2018 का, कि आप हर कंट्रीब्यूशन पे पार्टी को डिसॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह तो कोई पार्टी बचे ही ना, स्वाय मुस्लिम लीग नून के कोई पार्टी बचे ही ना जिसको इंडिया उड़ाना चाहे उसको उड़ा दे, और कोई और बीच में डाल दे, दाल में थोड़ा सा काला और सारी मतलब है दाल खराब हो जाए, सारी पार्टी डिसॉल्व हो जाए। ये मतलब है इन चीजों को पर सोचना और इन पे गौर करना पहले करना चाहिए। जिस तरह ये समझा जाता था, और मैंने जब कहा कि उसके बाद वो बदला, कि जिस तरह ये समझा जाता था कि जी अगर सारे इस्तीफे दे देंगे ऑपोजिशन वाले तो इलेक्शन वाले ही खत्म हो जाएगा, और इलेक्शन में वो क्या उसका नाम, वो तो माफी चाहता हूँ इत्तेदार साहब, आप पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू कर गए, वरना बाद माहिरीन तो नून लीग और मौलाना साहब तो कह रहे थे अभी रिजाइन दे दे, सेनेट का इलेक्शन ही नहीं हो सकता। वो तो सुना है आपने जरदारी साहब और अपनी सीसी की मीटिंग में फैक्ट्स बताए, तो उसके बाद उन्हें फैसला चेंज करना पड़ा। नहीं, बहुत सारे लोग थे बता रहे होंगे, हमारा एक मौकफ था और वो बजा मौकफ है, उसको बाद में अब सबने तस्लीम किया। पर पहले मौलाना साहब का ये मौकफ था कि जी बस ये इलेक्ट्रल कॉलेज ही खत्म हो जाएगा जो सेनेट का है। वो कानून आईन देख के जरा गौर करके और फिर पोजीशन दे। अब ये गौर नहीं किया। आप कहते हैं जलसों में लीडरशिप फरमा रही है कि जी वो इजरायली फलाने का आ गया। वो मैं देख रहा था किसी चैनल पे, वो इजरायली भी एक पाकिस्तानी शहरी है, अभी फॉरेन नेशनल भी नहीं है, और वो उसने दिया है, वो काम किसी कंपनी में करता है, वो फर्म में, उसमें कोई इजराइल का इंटरेस्ट होगा या होगा, पर वो खुद आके कहता है।
अच्छा एतजाज साहब, यहूदी का। मैं सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ, आपका खादिम। आपकी बड़ी हमाजेर शख्सियत है, आपने आला नौकरियों का इम्तहान पास करके छोड़ा और फिर सियासत की। मैं आपसे ज़रा सबसे हट के सवाल पूछना चाहता हूँ। हमें ये लगता है या गलत लगता है कि जितना लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कॉमन नॉलेज है, अभी भट्टी साहब कह रहे थे बहुत चोरी है, बहुत रिश्वत है, बहुत करप्शन है, वो अपनी जगह पे है, पकड़ा कोई नहीं जाता। या ये पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये लोगों को रास्ता देने के लिए या पकड़ने के लिए है? आप वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। काजी साहब, इसमें एक बुनियादी फ्लॉ ही है, इसमें एक बुनियादी फ्लॉ ही है, और मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। हमारे यहाँ माहौल ही ये बना दिया गया है। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करने लगा आपको अपने 1-1.5 मिनट। माहौल ही बना दिया गया है कि सियासतदान जा रहे हैं सारी बुराई की। आज कल एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, अभी मैं इस पे जरा इसकी रेलेवेंस बताऊंगा। अभी आप इश्तिहार आपके टीवी पे भी करता है। एक बच्ची है, वो बालों को संभाल रही है और वो तकरीरें कर रही है, तो उसको एक किसान बड़ा फ्लर्टेशियस वे में कहता है कि दीदी आप अपने बालों का ख्याल करो, ये जल्दी सियासत अब पे छोड़ो। क्या आपका इश्तिहार है? जल्दी सियासत ये इसलिए कुछ नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मिसाल के तौर पे ब्रॉडशीट का यहाँ केस ले लें। ब्रॉडशीट में वायदा ब्रॉडशीट के साथ किसने किया? वो एक चेयरमैन नैब कौन था? हम कहते हैं जी उस वक्त हुकूमत में कौन था चेयरमैन नैब? कौन था? जनरल अमजद। जिस वक्त उसको तंसीस किया 2003 में, चेयरमैन कौन था? जनरल अमजद। जिसको उसके बाद जब उसमें सेटलमेंट एक हुई, उस वक्त चेयरमैन कौन था? जनरल हफीज। उस सेटलमेंट को जब नैब ने नहीं उस पर अमल दरामद किया, उस वक्त चेयरमैन कौन था? जनरल शाह नवीज। उसके बाद जब उसने दावा किया ये ब्रॉड और उसको एक पेमेंट की $3.5 मिलियन की एक सेटल करने की, वो जिमी जॉयस से कर दी, जिमी जेम्स के साथ, बजाय मुसवी के करने के। एक जाली दूसरी ब्रॉडशीट कंपनी कोलोराडो में, ये आइल ऑफ मैन की कंपनी थी जिससे फायदा चल रहा था, कोलोराडो की एक ब्रॉडशीट कंपनी आ गई, उसको उन्होंने पेमेंट कर दी जिसका ताल्लुक ही नहीं था। वो कब हुआ? जब एक ब्यूरोक्रेट इख्तियार में थे। उसके बाद उसकी जब डिग्री आई सर एटकिंस की, सर एंथनी एवंस की, कौन चेयरमैन था? चेयरमैन मोहम्मद मियां सुमरो साहब थे, जो कि एक जज थे। उसके बाद जब वो उसने दावा किया और उसको डिग्री मिली 2016 में, तो चेयरमैन कौन थे? फसी बुखारी साहब गानमान, या वो जा चुके थे, ये मोहम्मद मियां सुमरो थे, इससे पहले फसी बुखारी थे। ये उल्टा मैं कर गया। अब इस तरह आप देखें तो आजकल जो ये हुआ है कि उसको पेमेंट हो गई है। चेयरमैन कौन है? जावेद इकबाल। कोई इनका नाम लेता है, कोई एक प्रोग्राम टीवी में आ रहा है कि कौन सा चेयरमैन उस वक्त, और सियासतदानों को सारे पड़ जाते हैं, इसको पकड़ो उनको जरा आप पहले कचहरे में खड़ा करें। सियासतदान को भी जरूर लाए, बिल्कुल लाए। मैं कोई इस्तेफा नहीं मांगता किसी सियासतदान के लिए। नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी, हर एक को ले आए जो है। अच्छा एतजाज साहब, एक और सवाल आपने बिल्कुल वाजे कर दिया, बिल्कुल वाजे कर दिया। प्राइमरी ड्यूटी किसकी थी जिसका नाम ही नहीं आता? हम नहीं लेते नाम। किसी ने जनरल शाहिद अजीज का नाम लिया, किसी ने जनरल हफीज का नाम लिया। लेकिन एतजाज साहब, एक ज़िमनी सवाल, नाम लिया है। एक ज़िमनी सवाल मैं करता हूँ, एक ज़िमनी सवाल। सिफारिश इनके ये निगोशिएट करते रहे। ये सारी फीस जाके मुसवी को मिला है लंदन में, इसमें निकला है, इसमें आया है। इत्तेदाद साहब सुना है अब से कुछ अर्सा पहले भी किसी अहम लोगों का नाम आया कि वो भी जाके मूसवी को मिले हैं। इस किस्म की भी इतला आपको है? ये मूसवी के बयानात ही हैं जो अभी तक आ रहे हैं, बट मुझे इसका कोई पता मिलते होंगे। लेकिन जो चीज एक पहली जिम्मेदारी आप लगाते हैं, चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट लगाती है या फौजी प्रेसिडेंट लगाता है, पहली जिम्मेदारी तो एक मोतबर बंदा है, वो लेवल चीफ रह चुका है, कोई जनरल 3 स्टार रह चुका है, कोई जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का रह चुका है।
अच्छा एतजाज साहब, एक वक्त कम है, मैं अभी आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा गंद पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट और ये जो रिटायर्ड जर्नल। मुझे एक सवाल है मेरा, हम तो आपको वोट दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम चाहते हैं जज को भी ठीक करें, जर्नैल को भी ठीक करें। हम जब इनको भेजते हैं ये उनके साथ दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, फिर जब इनकी लड़ाई होती है तो हमें कहते हैं जमहूरियत खतरे में होगी। इस पर जरा थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं, ये तो देखें ना, जमहूरियत तो यहाँ है ही नहीं और हर वक्त खतरे में होती है। जमहूरियत कब खतरे में नहीं होती? जमहूरियत कहाँ है? कोई फैसला मतलब है, अगर सियासतदान करने शुरू हो जाए तो उनकी छुट्टी करा देते हैं, अगर खुद करना चाहे। अब जिस तरह चल रहा है वो चल ही है ना, वो चलता रहे। और जमहूरियत इसी में है कि आप गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है, तो आप अगर गाली देना चाहे जितनी मर्जी गाली दे दे, जो मतलब है बेहुदर जबान इस्तेमाल करना चाहे कर ले, वो आप करें। बिलावल के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, नवाज के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ। इत्तेजाज साहब दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं। इत्तेजाज साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने चेयरमैन नैब को बुला लिया, तलब किया कि वो वहाँ पे पेश हो। मैं अपने लिए और अपने व्यूअर के लिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस कमेटी के पास क्या इख्तियारात हैं? वो उनको अगर वो आने से इनकार करें उस पर ज़रा वजाहत कर दें, और क्या वो बुला के उनको कोई सज़ा दे सकते हैं, उनको हुक्म दे सकते हैं, या उनसे कह सकते हैं आप कोई आज खुद नोटिस लें इस केस पे? वो ज़रा थोड़ा सा हमें रहनुमाई कर दीजिएगा कि कमेटी के पास क्या इख्तियारात है। ये भी मैं मुख्तसरन बताता हूँ, लेकिन एक हवाला दे के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस लिया, टेकअप किया, तो वो हम पेश होते थे इन कैमरा पेशी पे पेशी पड़ रही थी, और मैं देखता था कि 5 में से 3 जज और मेजॉरिटी का फैसला होना था, वो कोई नोट्स ही नहीं ले रहे। मैं बहस कर रहा हूँ, 1935 की प्रीवी काउंसिल की जजमेंट बता रहा हूँ, तो 1895 की ऑस्ट्रेलियन की जजमेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन वो नोट्स ही नहीं थे ले रहे। मैंने चीफ साहब को एक दिन जाते हुए कोई 10-12 पेशियों के बाद मैंने उनको कहा कि ये तो फैसला हमारे खिलाफ आ रहा है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा कि ये तो लिख ही नहीं रहे, नोट्स दे ही नहीं रहे, इन्होंने तो फैसला पहले से लिखा था मेजॉरिटी ने। कहने लगे क्या करें? मैंने कहा इसको चैलेंज करें सुप्रीम जुडिशल के, कौन सी अदालत में? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। कहने लगे किस तरह? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में। वो कहने लगे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस है उनसे ज्यादा सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। मैंने कहा जी इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक सिविल जज की अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अदालत नहीं है, ये एक ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल कोई भी दुनिया का हो, सिविल जज भी उसको इख्तियार है कि वो करे। इस केस में सिविल जज वाला इख्तियार है पार्लियामेंट को, जो इंतहाई इख्तियार है। उसमें तलब कर सकता है, CPC में लिखा विटनेसेस को जिस तरह तलब कर सकता है, उनको सजा दे सकता है, तो सिविल जज ले सकता है अगर विटनेस आया है उसके तलब करने पे, और उसको सजा दे सकता है। ये कमेटी को वही इख्तियार है CPC में, उसको सजा देके जेल भेज सकता है जब तक वो कोऑपरेट ना करने को तैयार हो और डॉक्यूमेंट पेश ना करने को तैयार हो, जो वो बुला सकते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट करेगी, सिविल जज की तो किसी की हिम्मत नहीं होनी, और पार्लियामेंट करेगी तो पार्लियामेंट पे एक नजरा गिर जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा कि ये किस तरह किया है। ये चेयरमैन नैब को बुला लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, और जाहिर है आप एक बड़ा माइंड, यानी दोनों हवालों से, सियासत के हवाले से भी और कानून के भी हवाले, इतनी मोतबर आवाज़ क्या होगी। मगर बड़ी साहब मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि बड़ी आज अहम बातें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं। हम ये मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक्सेसिव करती रही है और करती है, ये मान लेते हैं, उनके लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। मगर हम जो लोग वोटर हैं, हम तो एक MNA भेज सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भेज सकते हैं कि जो यार इन सबको ठीक करो। देखिए काजी साहब, थोड़ी सी आज इत्तेजाज साहब ने बड़ी क्लियर बातें की। बाज़ लोग आईनी माहिरीन खुद फरमाते थे, जैसे इत्तेजाज साहब ने कहा कि कुछ लोग हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन जमात बैन कर सकती है और अरकान असम्बली ख़त्म, उन्होंने कहा नहीं है। इसका मतलब है कि कानून में भी कई राय हैं, जिन्होंने पहले कहा वो भी है, दूसरा इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने ठीक फरमाया कि आप सियासतदानों को तो बदनाम कर रहे हैं। उस वक़्त 3-4 मामला तो एक्स जर्नैल थे, लेकिन
मैं जर्नैल और जज पे इसलिए शिकवा नहीं कर सकता कि मेरा नुमाइंदा मेरे मुल्क का चीफ सेक्रेटरी मेरा मुंतखब वजीर आज़म है। अगर वो मार्शल है तो मैं यकीनन उसके खिलाफ आवाज़ बंद कराऊंगा, लेकिन मेरे वजीर आज़म की असल जिम्मेदारी है जहां जहां आईनी वायलेशन हो रही है, किसी की हक तलफी हो रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, वो कोई इदारा बेहतर करे, कोई इदारा भी हो। कोई भी इदारा। हाँ। सारे इदारे, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का तो प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर वो नहीं करता तो अपने फराइज से गाफिल है, गफलत करता है, उसका मुर्तकब है, उसे उस ओहदे में रहने का हक मैं नहीं एक है। सवाल और करता हूं आप दोनों से, पहले आपसे और आपसे। हाँ, वो तो ये कहते हैं हमारे हक में इस वजीर आज़म को घर भेज दो, हमें ले आओ। बताएं जी काजी साहब। मेरी तो समझ से बाहर, आप मुझे तो पता नहीं यार ये ना अंडा पहले है या मुर्गी पहले मुझे है? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अगर ये जमहूरियत है तो मुझे तो यही किसी ने बताया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। मेरी हुकूमत ने आज तनकीद की है कि आपने क्यों बुलाया चेयरमैन को। हमारे वजीर इतलात गलत की नहीं, मेरा पॉइंट वही मैं कह रहा हूँ ना, भट्टी साहब वाला, जिनसे मैंने पूछ रहा था, मुझे तो यही पता है कि मैंने वोट डाला है और वोट का मतलब है मेरी ताकत का सरचश्मा मेरी पार्लियामान है। पार्लियामान पे मेरा वफाकी वजीर ने तनकीद किया, उसने कहा है कि हमने जो कमेटी बनाई है वो 25-30 दिनों में कुछ ना कुछ आपको बता देगी। चेयरमैन को बताने की क्या ज़रूरत है, उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है? इत्तेजाज़ साहब फरमा रहे हैं कि आप उसको सज़ा दे सकते हैं, आप उसको तलब कर सकते हैं, जो वो बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं हमें जमहूरियत के शायद इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है या पार्लियामेंट साहब मैं आज थोड़ा सा आप दोनों तीनों भाई इस पे डिस्कस करते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत भी नहीं है और कानून भी नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। एक तरफ आप अपनी बात याद रखेंगे, मैंने ब्रेक पे जाना खत्म कर लें। सिर्फ इत्तेजाज साहब ने बहुत क्लियर कट कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये इसको चेयरमैन नैब को सजा भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लाक और जवेद लतीफ जो नैब में अरबों रुपए की किस बात काजी साहब मुझे ठहर जाए ना, मेरे खिलाफ अरबों रुपए के फ्रॉड का जाली केस है, फेक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ताहिर मलक जैसा भाई ये मुझे बुला रहे हैं, मैं इनको हथकड़ी लगवा सकता हूँ। मेरा ख्याल यार बस करो। भट्टी साहब ने बात क्लियर कर दी, जिसके ऊपर खुद उसने 7 अरब जो है वो खाया बकौल नैब के। जब वो आपको बुलाएगा तो इंसाफ कहाँ होगा? हमें वो भी मारेंगे, ये भी मारेंगे, कभी एस्टेब्लिशमेंट से जूते खाएंगे, कभी इनसे खाएंगे, जब तक हमारे रियल नुमाइंदे असेंबली में बैठ के हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, माल बनाना बंद नहीं करते। एक ब्रेक के बाद बहुत अहम खबरें। वेलकम बैक। अच्छा, अब मौज़ूआत तो भट्टी साहब और मलिक साहब हमारे डिफरेंट होंगे, लेकिन जो बात अभी इत्तेज़ाज़ साहब ने बिल्कुल ठीक बातें की कि जनाब ये जो उसने जर्नैल लगाए थे, उसने परवेज़ मुशर्रफ ने, और वो ज़िया उल हक का मामला, अयूब खान का मामला, ये सारे हम तो नहीं कहते, मगर सवाल ये है कि हम कहाँ जाएं। मिसाल के तौर पर भट्टी साहब, हमारी रोज़ाना बिजली महंगी हो रही है, हमारे रोज़ पेट्रोल महंगा होता है, ये इनको कौन देखेगा? हम रोज़ाना ये जो फौज इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लड़ाई में हम किधर जाएँ? काजी साहब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, एक कड़वा सच है, कोई नहीं मानता, उसकी मर्जी। ज़िया उल हक की पैदावार कौन है, मुशर्रफ की पैदावार कौन है? एक पूरी हिस्ट्री लिखने वाले कितनी हिस्ट्री को आप मसक करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि हर रोज़ बिजली के बम क्या इस्टेब्लिशमेंट गिरा रही है? ये हुकूमत गिरा रही है ना मुंतहिब। गैस के बम, पेट्रोल के बम, मर तो गरीब रहा है। ये अभी जैसे इत्तेज़ाज़ साहब कह रहे थे, एक बच्ची है, उसका माँ बाप दोनों अल्लाह बचाला रुखसत हो गया, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए साल हो गया वो अदालत में धक्के खा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 21-22 के जो इस वक्त अफसर है, ये आपने पंजाब में हमें मुसल्लत कर लिए, और हम जाएं कहाँ? हम किसके पास जाएं? काजी साहब चलो ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहता है, कोई पॉलिटिशियन को कहता है, कोई किसको कहता है, अवाम की दाद रसी कहाँ होगी? मेरा सवाल ले लें। अगर इस मुल्क में कोई मौज कर रहा है, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट किसी टॉप मिलिट्री ब्रास हो, या आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी 21-22वीं ग्रेड की है, या हमारे बहुत कामयाब जो बिजनेसमैन सियासतदान हो, मुझे तो लगता है इन्होंने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। वो हमला हो चुका है। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। जुलाई से दिसंबर तक 5.7 बिलियन US डॉलर, तकरीबन ये बात है 900 अरब रुपए का कर्जा इस हुकूमत ने लिया। और मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं, उस पर आपने हंसना नहीं है। वज़ीर बिजली ने आज अनाउंसमेंट किया कि हम मजबूर हो गए हैं, ₹1.95 ₹2 बिजली बढ़ाने लगे। लतीफ़ा ये नहीं है, लतीफ़ा पता क्या? उन्होंने कहा है कि ये जो पिछली हुकूमत थी ना, इन्होंने माइनिंग की हुई थी, ऐसे बम्ब लगा के गए हैं कि हम फंस गए हैं। खुदा की कसम, सुनवा दूं आपको उन्होंने क्या कहा है? वो मेरा फिक्र आप ले लें।
उस हुकूमत का वजीर कौन था? यही मेरा वजीर बिजली। इससे पहले कौन सी हुकूमत थी? काफ लीग, उसमें कौन था वजीर? मेरा यही वजीर बिजली। आज कौन है? पीटीआई में वही बंदा। एक बंदा हर हुकूमत में कह रहा है पिछली हुकूमत ने महंगी कर दी। मुझे इसका जवाब दे अर्ज करूंगा। कह रहे हैं दूसरी हुकूमत ने माइनिंग लगाई हुई। वो कह रहे हैं सारा नून की वजह से हो रहा है, जिसके ये वजीर ये रोना हम सुन के तंग, मेरे तो कान पक गए। नहीं, उसके जाने से पहले भाई माइनिंग उन्होंने क्या की थी? एमक्यूएम ने उन्होंने मिला के दिया आपको, पुरानी हुकूमत ने, काफ लीग ने आपको साथ मिला के दी है। ये एक माइनिंग उन्होंने की है, नून लीग या पीपल्स पार्टी ने आपको इलेक्टेबल जनूबी पंजाब से उन्होंने लेके दी है। और खुदा का खौफ करो, एक चीज जरा देख लें कादी साहब, मैं तो तंग आ गया हूं यार। ये उमर अयूब साहब हर हुकूमत दिखाइएगा ये कौन कौन सी, ये नून लीग के भी रहे हैं, लीग में भी रहे हैं, ये काफ लीग में भी रहे हैं और पीटीआई में भी हैं मुसलसल। साइकिल, शेर और अब बल्ला। अच्छा देखिए, कभी हमारे ऊपर शेर छोड़ देते हैं, ये बताएं, कभी हमें बल्ले से मारते हैं और कभी साइकिल पर बैठ के भाग जाते हैं। नहीं काजी साहब बताएं, साइकिल पे बैठ के शेर को सर पे रख के, गोदी में रख के बल्ला क्रिकेट कैसे खेलते होंगे एक बंदा? तीन चीजें एट ए टाइम। ये तो उमर अयूब साहब रुके, मुझे बड़ा सख्त सवाल आया। बड़ी साहब ये जिन्होंने माइनिंग की है उनके साथ है भाई। माइनिंग की है तो आप वो ब्लास्ट वाली जगह पे मेरा सवाल है इमरान खान साहब, आपके हुस्न इंतखाब को सलाम, आपके ब्यूरोक्रेसी, आपके पॉलिटिशियनों को सलाम। हम भी बुरे हैं जो निशानदेही करते हैं और इन गरीबों की दाद रसी की आवाज आप तक पहुंचाते हैं, हम बुरे हैं। भट्टी साहब, अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ये जो इनकी लड़ाई पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, ये आपस में लड़ रही है, ये सारी जाली लड़ाई नहीं है, 2 नंबर लड़ाई नहीं है, जाली है। ना हुकूमत से कोई लड़ रहा है, ना इस साल से कोई लड़ रहा है, ना मेरी आवाज बन रहा है। एक इक़्तिदार में रहना चाहता है, एक एनआरओ लेना चाह रहा है। इसमें मैं आप 22 करोड़ अवाम कौन सी आ गई जिसके लिए ये पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने बनाया था। उन्होंने कहा था वहां पाकिस्तान के साथ सलूक अच्छा नहीं होता, भारत में हमारी हक तलफी होती है, नौकरियां बड़े लोगों को दी जाती है। आज भी हमने पूरी की पूरी कबीना को नौकरियां दे दी, लेकिन कबीना के वजीर कहते हैं अवाम को नौकरियां देना हमारा काम नहीं। ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था। मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल है। जी जी। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब तक शफाफ लोग हमारी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को मैंने तो नहीं बनाया, ये गोरा रियासत बना के गया था और दुनिया में यही बुरीवार स्टेट हर जगह पे मौजूद है, लेकिन इसको रेन इन करने के लिए, इसको बागें डालने के लिए, कानून के अंदर लाने के लिए वो लोग चाहिए जो कब्जे ग्रुपों के पैसे से इलेक्शन ना लड़ें। यू एग्री? 200 वो तो कब्जा ग्रुप की हमें लिस्टें ही पता चलती हैं, मगर राय तो हुकूमत उनकी रही है ना। देखें असल इशू क्या है, पैसा जो है ना, जब सियासत पैसे से चलेगी, मेरे पास ज़मीनें हैं या मैंने छीनी है किसी तरह, मेरे पास अरबों रुपए, आपका एमए, आपकी एमए इस्लामियत को मैंने क्या करना है? आप 2 अच्छी बातें करेंगे, मैं कह जाओ तुम जैसे तो मैं 1000 बंदा अपने मुलाजिम रख सकता हूँ। तो मेरा सवाल ये कि यहाँ पे तो इतनी मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि जो रियल स्टेट के बड़े बड़े लोग हैं वो ओहदों के साथ चाय मंगवाते हैं कि मैं फलां मजेदारी की बात रखा हुआ था। आप किस तरह करेंगे? मैंने थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी को भी कवर किया, बताएं ना ये ब्यूरोक्रेसी के कुछ अच्छे अफसर भी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ इतने गलीज अफसर हैं कि उन्होंने पीएचडी की है। अच्छा, एसीआर कौन लिखेगा? वही अफसर इसका जो खुद करप्ट है। अब भाई उमर शेख जो बदल गया है, अगर वो किसी शरीफ आदमी की एसीआर अच्छी लिखेगा, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी आपने लगाया है, मैंने तो नहीं ना लगवाया। ओ भाई मैंने तो नहीं, लेकिन अफसरों को लगाते तो आप हो। पहले करप्ट अफसर लगाते हो, फिर इनकी एसीआर खराब करते हो, जो आपका कहना नहीं मानता वो गलत हो जाएगा। ये कर क्या रहे हैं यार? ये अच्छे अफसर तैनात करते क्यों नहीं? आज भी अच्छे अफसर की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन चुन चुन के करप्ट अफसर लगाते हैं जो सियासी इंतकाम लेने के मास्टर हो। बटी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। पटवारी की सीट 5 लाख में पिंडी में बिक रही है इस वक्त। मरी के पटवारी का रेट जो लोग कहते हैं, मैंने कभी दिया लिया नहीं, अल्लाह माफ करे, जो सुनने में आता है 10 लाख रुपया उसको देना पड़ता है हर हफ्ते। मेरा आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल है। देखें, इन्होंने कहा जी 3 जिसकी सालाना रिपोर्ट गलत आएगी उसको नौकरी से निकाल देंगे, तो क्या ये इंसाफ होगा कि आपकी रिपोर्ट लिखने वाला बंदा सही हो? वो पहले लाएंगे? ये मुझे यही तो अर्ज कर रहा हूं। अफसर भी इन्होंने लगाना है, जिसने रिपोर्ट लिखनी है उसकी भी उसने लिखनी है, उसको 3 जगह काउंटर चेक करना है। और भाई मुझे ये बता दे, आप ये जो कानून ला रहे हैं इन पे जो आपने अफसर की जिसकी एसीआर लिखी जाएगी वो भी आपने तैनात करना है,
जिसने लिखनी है वो भी तैनात करना है, जिसने काउंटर साइन करना है वो भी आपने तैनात करना है। अच्छा बड़ी साहब, जो काबिल इज्जत लोग हैं, मोतबर लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, जो हर शोबे में दयानतदारी के साथ जिंदगी बसर करते हैं। बेशक वो इस कौम का सरमाया है। मैं माफी चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि जब एक कल का बच्चा किसी हुक्मरान का बेटा या भतीजा बिठा के एक ग्रेड 21-22 के बंदे का इंटरव्यू करके कहेगा मैंने तेन लाना होए, तो फिर वो करप्टी लगाएगा और वो भी करप्शन ही करेगा। नहीं तो ग्रेड 22 के अफसर को गैरत इज्जत हो तो वो के दोनों को हो। सियासी सिफारिश नहीं लेनी, मैं अगर रिजर्व करता हूं तो लगाएं और फैसला बाद में मैं करूंगा, मैंने सूबा या जिला या रेंज कैसे चलानी अच्छा, है। साहब, जब एक अफसर बदलता है क्या होती है? 10 लाइन में लगे होते हैं, माल्क बनाया जाता है, ल्यूक्रेटिव जहाँ पोस्ट लूट मार इस्तेलाह की जा बन गई। अच्छा कादी साहब, आप मुझे एक सर्वे करें दोनों, इस लाहौर में पंजाब में ग्रेड 20 के GOR समेत तमाम 21 के 20 के 19 के जो रेंजों में लगे हैं, इनके घरों की कितने कितने एकड़ों में कितने कितने कनालों में है, इन्हें बड़े महलात देकर 20-20 मुलाजम देकर ज़हनी तौर पर बादशाह बना के मुझे तो अब पहले ही इनका कैदी बना देते, मुझे तो वो छूट समझता। अच्छा मैं यार एक पर्सनल तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेता उस इंस्टीट्यूशन का, वो गोरे ने बनाया था और बड़ा मैं बताऊं एक अफसर ने पिछले दिनों कौन सा फंक्शन किया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि जिस गिरद के ये जाते हैं, जितने दिन ऊपर जाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, इंसान बड़ा होता है अपने किरदार से, अपने अमल से। फंक्शन किया कोई, मैं बताना नहीं चाहता, छोड़ें उसमें क्या हुआ था क्या नहीं, ये कहानी फिर। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे सामने ये जो एस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत की लड़ाई है सारी जाली है भट्टी साहब। मेरे लिए अपनी लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, जाली है, 2 नंबर लड़ाई है। अगर हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारे लिए कोई नहीं लड़ रही। ये मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अवाम जैसे ना हिरन नहीं है, उसका गोश्त सबने खाना है। अच्छा बड़ी साहब, बड़ी साहब ब्रेक है आपसे बात, ब्रेक आपकी कहीं आपने सुना किसी ने कहा मेरे गांव में पानी साफ नहीं आ रहा, किसी एमपी अल्लाह करे ऐसा को वक्त आ जाए कि स्कूल अच्छा नहीं है जहां मेरे बच्चे भी पढ़ सके, कोई अस्पताल नहीं उनके एक फिक्र है, ये मैं कोई इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है चीनी गंदम और काटन हम बाहर से खरीदने पे मजबूर हो गए, ये हमारी तरफ। हम अभी हम डाउन द हिल जा रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मगर सवाल ये, हम जब ब्रेक से वापस, ये तो आपने देख लिया सारे ही हमें कुचल रहे हैं, मगर वापस आके बात करेंगे ये जो PhD का नया तालिब इल्मों के हवाले से बेचारे क्या उनका मुस्तकबिल है, इस हवाले से इनसे पूछेंगे, कोई उस्ताद भी हैं कि अब क्या सिस्टम HEC कर रहा है, उसका हमारे नौजवानों को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इसके साथ जो बाइडन जो आए हैं तो हमें क्या मिलेगा, या हम उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हुजूर, तालीम का ये हाल है कि आपसे सवाल करने से पहले मैं भी नेट पे देख रहा था कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी भी पहली 500 यूनिवर्सिटियों में नहीं आती, और बड़ा माशाल्लाह अपने प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ अंदर डाला है और बड़ा कुछ किया है। और अब ये HEC वाला मामला तो बताएं उन्होंने, क्या PhD के लिए नया कानून? देखिए मैं इसी की सिर्फ बात करूंगा, फिर क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, भट्टी साहब कर सकते हैं, काम इन्होंने अच्छा किया है, मगर हमारे अच्छे इधर काम अच्छे होते हैं, नहीं वो हमारा ये भी न्यूज़ है, मगर हमारे अच्छे काम का भी फिर हमारा पढ़ा लिखा बंदा आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, वो अमेरिका से आता है, कहता है ये अमेरिका का मॉडल है, अब हम तरक्की करेंगे। वो हमने किया है अमेरिका को उठा के ना हमने अपने ऊपर लगा दी, उसमें अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने लगा, पॉजिटिव बात करने लगा। आपने सबसे पहले फैसला ये किया कि जो बच्चा FA इंटर करेगा ना, वो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेगा कि मैंने मीडिया में दाखिला लेना है, मैंने साइंस में। आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे जो इंडिपेंडेंस पैदा होगी। बच्चा पहले 1 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ेगा, उसमें वो सब पढ़ेगा, सोशल साइंसेस पढ़ेगा, रियल साइंसेस पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, पास एंड स्टडी पढ़ेगा, फिर वो खुद फैसला करेगा कि मैं साफ़ी बनूं, मैं वकील बनूं। अच्छा, उसको को पहले बंदा तो बन जाए, उसने कादी साहब मेरी एक सवाल है, पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है, पांचवा। हमारी यूनिवर्सिटियां जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने नंबर पे आती है? सर मैं तो करें, हमने तो तालीम गाहें नहीं सही बनाई बल्कि जानवर गाहें बनाई है। देखें जो आपकी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में कहते हैं, वो भी पहले 500 में नहीं, उसके 501 नंबर आता है उसका, यानी 500 में नहीं है, 500 में वो भी नहीं है। और उसके बाद हमने ये किया कि हमने अमेरिकन मॉडल लेके तो ये अमेरिकन मॉडल, ये प्राइवेट स्कूल ले आए हैं, उसमें भट्टी साहब कोई 1% या 1.5-2% जो है। अच्छा, ये तो आपने बता दी कि हम पहले 800। अच्छा मलक साहब, बच्चा मेहनत करता दिन रात 24-24 18-18 घंटे पढ़ता है, उसके बाद फिर आपने एंट्री टेस्ट की रंगबाजी डाल दी, वो प्राइवेट एकेडमियों को 2-2 लाख रुपया फीस दे
कितना खून निचोड़ना है नहीं, आवाम इसमें का? भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। पहले आप उसको जलील करते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, ये करो, इंजीनियर बनो। जब वो वहाँ से फिर फेल हो जाता है, फिर हमारे जैसे एक बाबा आता है, कहते हैं यार तुम इस तरह करो, CSS कर लो। तो वहाँ पे एक ताहिर मलिक अकेडमी है, वहाँ से इंग्लिश पढ़ लो। फिर वो बेचारा 2 साल। अच्छा बड़ी साहब एंट्री टेस्ट क्या है? एंट्री टेस्ट ये है कि अगर आप आपने अच्छे नंबर ले लिए हैं, तो सही, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। 3.5 प्लस आ गए हैं, ठीक है, स्टार आ गया है, तो फिर एंट्री टेस्ट में आपको फेल कर दें। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अगर मैंने FSC किया है, अगर मेरे नंबर अच्छे हैं तो मुझे अब डॉक्टर बनने दें। आप कहते हैं हमें ट्रस्ट नहीं है इस डिग्री पे, आप दोबारा एक इम्तहान पास करें, वहाँ से हम टेस्ट करें। यार एक बच्ची है जिसके 950 नंबर आया, 960, उसे एंट्री टेस्ट में फेल कर दिया है। वो पता चला जी दूसरी तरफ किसी बड़ी अहम शख्सियत की बच्ची थी, उसके नंबर उतने नहीं थे, लेकिन एंट्री टेस्ट में उसको फुल मार्क्स दे दिए। बट्टी साहब ये करोड़ों का बिजनेस है, आपको अंदाजा नहीं है। लाखों बच्चे ये हमारे आपको पता है प्राइवेट एकेडमी वाले हाँ, कितना लूटते हैं एंट्री अरबों का टेस्ट की बिजनेस। फीस अब की काजी साहब पूछे। 188 या 200 CSS की सीटें आती हैं। अरबों का ये बिजनेस वो आसेब है जो इस मुल्क के नौजवानों को खा रहा है। खा रहा है। सिर्फ 188 बंदे, और सिर्फ लाहौर में मुझे कोई बता रहा था कि 20,000 के करीब माँ बाप अपने जेवर बेच के नकाड़ियों में इनको बेचते हैं। ये फ्रॉड बंद करें। जब तक आपका सिस्टम ये कहेगा ना नौकरी देना मेरा काम, लोगों ने नौकरी तो लेनी है, स्ट्रगल तो करनी है। माँ बाप चाहते हैं उसके बच्चे का मुस्तकबिल ठीक हो। अच्छा, मगर इस निज़ाम में सिर्फ उन बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो सकता है जिनके अब्बा जी या असेंबली में बैठे हुए हैं, बिल्कुल या ऐसे। वो ब्यूरोक्रेट है, या वो ताकतवर है। इस मुल्क के गरीब आदमी का बच्चा से कहीं- बताने नहीं, लगो। इसका दो है, या वो खरीद सकते हैं या वो डरा सकते हैं। इस मुल्क में मुस्तकबिल उन लोगों का। बट इस काई साहब आप टीचर हैं इंग्लिश ला में, रहे हैं, आप मेरा- बेशक। काई साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आप ईमानदारी से बताएं CSS स्वाय इंग्लिश टेस्ट की और क्या है? आप स्वाय बच्चे की स्पोकन रिटर्न इंग्लिश के क्या टेस्ट करते हैं? इसके बाद एक और बात है, ये सारी उम्र पाकिस्तान CSS हमने और अंग्रेजी यार के लिए बनाया है। मैंने जब MA अंग्रेजी किया, मैं जाती बात तो नहीं मैं उस हवाले से बात मैंने MA अंग्रेजी किया तो मेरी मरहूम वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी। उस वक्त कहते थे जो MA अंग्रेजी कर लेता है वो CSS जरूर करता है, और मैंने कभी इम्तिहान उसका नहीं। उसकी क्या वजह है? जब आप एक माफ़ी जाता हूँ एक चवल से आदमी के पास पोस्टिंग के लिए करके बैठे हो बाहर, तो दफा करें उस तालीम को, उस डिग्री को आग मेरा लगाएं मतलब जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। बड़ी साहब आप 36 जिले, 36 DPO, 36 DCO, चीफ सेक्रेटरी, IG, कोई एक बता दे जो हाथ बांधे बगैर पोस्टिंग लिए। हो सकता है 5-7 हो गए। अल्लाह के बंदे हो, भट्टी साहब मेरा लेकिन पॉइंट नहीं majority- फॉलो कर रहे। भट्टी साहब आप सरकारी, मेरा निज़ाम तालीम जो गवर्नमेंट का वो उर्दू है, CS आप इंग्लिश में लेते हैं। आप- मेरे बच्चे तो मैं निकाल यही दिए कह रहा आपने। हूं ना, आप CSS करके आ रहे हैं, मैट्रिक फेल आदमी आपका फैसला कर रहा है, पी कहता मैं तो मेरी पोस्टिंग नहीं, पहले ये है ना उर्दू मीडियम का देखें ना, पढ़ाते सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल है वो उर्दू पढ़ाते हैं, इम्तिहान आप इंग्लिश में लेते हैं। मेरा तो गर्दन मुझसे छीन लिया आपने। आखिरी लम्हे है भाईजान, ये जो रोज अब कहते हैं अब ये बाइडन साहब आ गए हैं तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। हमें बाइडन साहब के दौर में भी यहाँ लेटर मिलते हैं, कोई और भी आए, ये क्या फ्रॉड हम करते हैं? ये बता लो भावें लीडर जड़ा मर्जी आवे, लीडर लाइन बस घट कर दो, ताड़ी मेहरबानी। हमें अमेरिका, आप एग्री करते हैं बड्डी साहब कि जब तक आप ये तबकाती निज़ाम तालीम, तबकाती निज़ाम इंसाफ, तबकाती निज़ाम तफ्तीश ख़त्म नहीं करते कि आप जो है एक गिलास चोरी करने वाले की खाल उतार लेते हैं और 26 अरब वर्ग की इज्जत करेंगे, तो फिर क्या होगा? 1 अरब की बात की, हर चीज का हल है इंसाफ बिला इम्तियाज, हर खासो आम के लिए कानून की इम्प्लीमेंटेशन। मगर आपकी शराफियात चाहे वो किसी हिस्से से रियासत के ताल्लुक रखती है, वो अपना एहतसाब नहीं करवाना चाहती। सर इसीलिए आपको तो अमेरिका फिर के ध्यान बेहतरी नहीं रखते हैं आएगी ना, इसीलिए अमेरिका के ध्यान। काजी साहब सिंपल सी बात है, जो ये बंदा अमेरिका में जो गंद पड़ा इसकी भी यही वजह है। नहीं वो उसकी बात में जाते हैं, जो बंदा अपना घर ठीक नहीं ना कर सकता, ये मुल्क हमने ठीक करना है। अगर हमें ये गलत है हमें मुल्क अपना ठीक करना है, हम मुल्क के ठीक करने की बात आप फिर करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।